तो साहब हम लोग हैं इस समय पिट्सबर्ग में। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी का कैंपस है ये जो साहब हैं थॉमस स्ट्रॉल, इनकी स्टैच्यू यहाँ लगी है और ये पायोनियर थे ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में, जिन्होंने इसमें इन्होंने पीएचडी की थी। तो सोचा ये है कि क्यों ना पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में, जहाँ पे कैथीड्रल ऑफ लर्निंग की एक इमारत है जो कि पूरे 42 मंजिल है, हालांकि पर्यटकों को तो सिर्फ 36 मंजिल तक जाने देते हैं, और इसके नीचे नेशनैलिटी रूम भी है जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के कमरे हैं, जिसमें उनकी संस्कृति, उनकी कलाकृतियाँ दिखाई हैं, जो आपको इस वीडियो में हम आगे दिखाएंगे। और साथ ही आपको ये बताएंगे कि इसे कैथीड्रल ऑफ लर्निंग क्यों कहते हैं। इसकी बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। तो ये जो बिल्डिंग है, ये अगर आप अंदर से जाएं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो हैरी पॉटर, यानी जिसे हिंदुस्तान में लोग मजाक में हरी पुत्तर भी कहते हैं, जिसकी 6 या 7 मूवीज़ की सीरीज़ आई थी, जादू की छड़ी जो घुमाता था। तो वो जिस स्कूल में, हॉगवर्ड स्कूल में जाता था और वहाँ पर जादू सीखता था, वो स्कूल बिल्कुल अंदर से देखने में लगता है कि ऐसा ही है। उसी तरीके की गॉथिक बिल्डिंग, और ये जो गॉथिक एक निर्माण शैली है, ये पिट्सबर्ग में जगह जगह बिखरा पड़ा है। यहाँ पर यूएस स्टील कंपनी, उसकी बिल्डिंग है, वो तो बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कि जैसे बैटमैन का रहने का घर हो, अगर आप एक्चुअल बैटमैन मूवी देखें। कैथीड्रल ऑफ लर्निंग है, जिसको यहाँ के छात्र प्यार से कैथी भी कहते हैं। हालांकि जो हमारे टूर गाइड हैं उनको ये बात नागवार गुजरती है, वो कहते हैं इसे कैथीड्रल ऑफ लर्निंग ही कहना चाहिए। इसमें कुल 31 क्लासेस हैं जो कलात्मक रूप से अलग अलग दुनिया के देशों को रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें इंडियन रूम है, आर्मेनियन रूम है, यूक्रेनियन रूम है, चाइनीज़ रूम है, जापानी रूम है, और जहाँ पे उनके वास्तुशिल्प दिखाए गए हैं, जो आपको मैं अभी टूर में दिखाऊंगा। कुछ रूम में सप्ताहांत ना होने के कारण उस दिन क्लासेस चल रही थी, तो जाहिर आप क्लास के बीच में तो घुस नहीं सकते। अब क्लासों में एक चीज़ है कि अंदर से वास्तुशिल्प चाहे कितना अच्छा हो, लेकिन इसमें बैठने की जो सीटें हैं वो कई कमरों में इतनी ज़्यादा कष्टदेह हैं कि रुचि के चलते या कौतूहल के चलते शुरू के पहले हफ्ते में तो छात्र जिद करते हैं इस कमरे में पढ़ना है, लेकिन फिर बाद में प्रोफेसर कहते हैं यहाँ बैठना नामुमकिन है, वो अपनी क्लासेस दूसरे कमरों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना साहब? तो हाँ, ये भी मेरी बात से सहमत हैं। और एक साथ इतनी क्लासेस यहाँ लगती हैं, हज़ारों स्टूडेंट इसमें पढ़ने आते हैं और साथ में घूमने वाले भी आते हैं। तो यहाँ पे कुल जमा 6-7 लिफ्ट हैं, लेकिन उनमें सप्ताह के दिनों में जो है यात्रा करना एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप टाइम ट्रेवल कर रहे हो। और ये जो कमरे हैं, इनका वास्तुशिल्प ऐसा है कि इसमें बैठ के ऐसा नहीं लगता कि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं। आपको लगता है आप किसी म्यूज़ियम या संग्रहालय में बैठे हैं, जहाँ अलग अलग देशों से चीज़ें ला के जमा कर दी गई हैं। कुछ कमरे तो ख़ास तौर से मशहूर हैं, और ख़ास तौर से हैलोवीन, जो भी अक्टूबर का महीना आ रहा है, डरावनी कहानियाँ सुनाए जाने के स्पेशल आयोजन होते हैं। तो नॉर्वेजियन जो कमरा है उसमें, और यूक्रेनियन कमरा जिसमें लेडी वागा की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। और जाहिर है आपको ऐसे छात्र भी मिल जाएंगे जो कहेंगे उन्होंने भूतों की उपस्थिति देखी, आपने तो देखी नहीं होगी। खैर, तो थॉमस स्ट्रॉल साहब, आपसे फिर कभी दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब इस बिल्डिंग को देखते हैं। तो साहब, ये रहा पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित कैथीड्रल ऑफ लर्निंग। अभी आपको इसकी पूरी ऊंचाई दिखाएंगे, जो 42 मंजिली इमारत है और 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो खूबसूरत पार्क है, यहाँ पे अभी आपको एक यहाँ पे फ्रेंच क्लासरूम है, जिन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट ये की थी कि साहब हमारा क्लासरूम इस इमारत के सामने बनाया जाए। ये इमारत है यहाँ का प्रसिद्ध चर्च। तो ये जो चर्च दिख रहा है, फ्रेंच वास्तुशिल्प का नमूना है, और इसमें शादियाँ भी होती हैं, और ऐसे वैसे नहीं, पूरे 1-1 साल की बुकिंग होती है। शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2 कि जिनकी शादियां हो रही हैं उनका पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना ज़रूरी है। आरी बारी कोई आदमी पैसे के जोर पे यहाँ शादियां नहीं करा सकता। और चूंकि ये चर्च है, तो अगर हम थोड़ा सा कैमरे को ऊंचा करें तो आप देख सकते हैं ऊपर शहतीर है, स्टीपल जिसे कहते हैं, और दूसरी तरफ ये आपको दिख रही है कैथीड्रल, इसको कहते हैं कैथीड्रल ऑफ लर्निंग। तो जनाब, ये जो कैथीड्रल है, किसी बार एक स्टूडेंट ने पूछा है एक प्रोफेसर से कि अगर ये कैथीड्रल है, चर्च है, तो हर चर्च के ऊपर एक शहतीर, एक स्टीपल होता है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं है? प्रोफेसर ने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया
कि बच्चा ऐसा है कि ज्ञान की कोई चोटी नहीं होती, ज्ञान हमेशा ऊपर जाता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो इस वजह से इसे कैथीड्रल ऑफ लर्निंग कहते हैं। 42 मंजिलों वाली ये कैथीड्रल ऑफ लर्निंग, जिसमें नीचे से ऊपर तक क्लासेस लगती हैं, और शायद 1930-40 तक तो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची शैक्षणिक इमारत यही थी। बाद में और भी इमारतों ने इसको सरपास किया, लेकिन शायद उत्तरी अमेरिका में तो ये सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी जहाँ पे क्लासेस लगती हैं। और इसके ठीक सामने स्थित है ये चर्च, जिसमें ऊपर ये स्टीपल है। बहुत ही खूबसूरत इसके दरवाजे हैं, और ख़ास तौर से जब बच्चों का ग्रेजुएशन होता है तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी सेशन भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आइए चलते हैं अब कैथीड्रल ऑफ लर्निंग के अंदर एक छोटी सी यात्रा पे, और हम देखेंगे यहाँ पे बने हुए 31 कमरे जो पहली मंजिल से तीसरी मंजिल पे हैं। लेकिन जैसे ही आप हॉल में घुसते हैं तो एक सेकंड के लिए आपको लगेगा आप हॉगवार्ट्स में आ गए हैं। याद है हैरी पॉटर मूवी और उसका विजार्ड स्कूल जहाँ जादू सिखाया जाता था। पहले देखते हैं ब्रिटिश रूम, जिसकी खिड़कियों पे स्टेन ग्लास पे आपको वहाँ के अलग अलग शहरों के नाम खुदे हुए मिलेंगे, और हमारे टूर गाइड मिस्टर जॉन बता रहे हैं कि किस तरह से हाउस ऑफ कॉमन, वहाँ की संसद के डिज़ाइन पे इस कमरे को बनाया गया है। दो अलग अलग तरफ वहाँ की जैसे कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी के सदस्य बैठते हैं, यहाँ पे क्लास के बच्चों को बैठा दिया जाता है, बीच में डिबेट होती है। दुनिया की बाकी संसदों से अलग, जहाँ पे लोग एक गोलाकार परिधि में बैठते हैं, यहाँ पर आमने सामने बैठते हैं, और बीच की जगह को कहते हैं स्पेस। Now, this goes back to England in the 1500s. And that's why there's all this space. That's so that if the debate gets too nasty, acrimonious, mean-spirited. और ये भी बता रहे हैं कि पुराने ज़माने में 1500 में तो डिबेट का अंत तलवारबाजी तक से हो जाता था, जब बहस से फैसला नहीं होता था, और बाकी दुनिया यही समझती रही कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा जेंटलमैन होते हैं। ये जो दीवार पे पोर्ट्रेट है ये विलियम पिट एल्डर साहब का है, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे 1766 में, और इन्हीं के नाम पर पिट्सबर्ग सिटी का नाम पड़ा है। बताते चले इनके दादाजी थॉमस डायमंड पिट थे। डायमंड इसलिए कि इन जनाब ने भारत में मद्रास में गवर्नर थे, और वहाँ पे ब्रिटिश सरकार के रिप्रेजेंट करते थे, और इन्होंने जो 140 कैरेट का सबसे बड़ा डायमंड उस समय खोजा गया था वो इन्होंने एक्वायर किया था, जिसको बाद में इन्होंने फ्रांस को बेच दिया था। Something similar in Boston. In Boston? Yeah. Well, of course, see, Boston was part of the British Empire for quite a few hundred years. And during that time, anything government that harks back to the government in London would have that coat of arms on it. Quite natural. I don't remember ever seeing it in Williamsburg. I go down to Colonial. I think it is in the building where they did the Declaration of Independence. So there is a small building in the downtown Boston. And that has a copy of the on display, maybe. Yeah, and that could well be. And actually that is quite big. Yeah. If it goes. और अब देखते हैं प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक ग्रीक सभ्यता पे आधारित ये कमरा, जिसकी अलग अलग कुर्सियाँ ग्रीस के अलग अलग जो शहर हैं उन लोगों ने प्रेजेंट की हैं। मार्बल भी वहीं से आया है, स्पार्टा जैसे शहरों के नाम इस पे खुदे हैं, और जिन कुर्सियों पे प्रोफेसर्स बैठते हैं उस पे वहाँ के जो महान दार्शनिक थे जैसे प्लेटो, सुकरात, एरिस्टाइल, उनके नाम इन कुर्सियों के पीछे उकेरे गए हैं। By today's standards, the large majority of everything would be a Slovenian, Croatian, or Serbian background, because those are the people who settled here. ये युगोस्लावी कमरा एक स्लोवियन किसान के घर की साज-सज्जा से प्रेरित है, और यहाँ ये बताते चलें कि एक नियम है कि जो भी कमरे पिट्सबर्ग के नेशनलिटी रूम में बने हैं उनका डिज़ाइन 1787 से पहले का होना चाहिए, जिस साल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, और किसी भी जीवित व्यक्ति का चित्र नहीं होता। अब यहाँ के दीवार की नक्काशियाँ देखिए, जो छोटे पॉकेट नाइफ से बनाई गई थी, और ये कारीगरों के कौशल को दर्शाता है। जैसे युगोस्लावियन जो कारीगर होते हैं वो पॉकेट नाइफ का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये बताते चला कि दो महान व्यक्ति जिनका युगोस्लाविया से संबंध रहा है, एक एंड्रयू कार्नेगी जिन्होंने यहाँ की जो लाइब्रेरी है, जो यहाँ का
नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और तमाम सारी संस्थाओं को दान दिया और जिनके पीछे पूरी स्टील इंडस्ट्री खड़ी हुई, उनका यहाँ पे ना तो कोई चित्र है और ना ही कोई मूर्ति है। और ना ही इस यूनिवर्सिटी में जब ये कमरे डेडिकेट किए जा रहे थे किसी समारोह में उन्हें बुलाया गया। और दूसरे निकोला टेस्ला जो क्रोशिया में जन्मे थे और जिन्होंने एसी करंट की जो प्रणाली है उसकी डिज़ाइन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब उनका चित्र यहाँ ना होना और जिस समय डेडिकेशन हो रहे थे इन कमरों का उन्हें ना बुलाया जाना आपको अजीब लगेगा, लेकिन जानते हैं कारण क्या है? ये जो कमरे हैं ये इतिहास, संस्कृति और शिक्षा पे केंद्रित रहे, ना कि किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक प्रशंसा पे। शायद यही वजह है कि यहाँ का शिक्षा का स्तर और यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थियों की रिसर्च का स्तर काफ़ी उच्च स्तरीय होता है और पूरी दुनिया में मशहूर स्लोवेनियन गणितज्ञ जॉर्जी वेगा, जिन्होंने लॉगरिथमिक टेबल्स और पाई कैलकुलेशन के You ऊपर saw Tesla. Yeah. Yes. I wouldn't have known that, but I saw it. Right. But now that you know, you're probably wondering, he had his picture on a book jacket cover at the top of a display case when they got room here and room here and then back there and all. Well, I do not know if they did this or not. But in 1939, when they had the dedication to officially give this to university, they could have invited Nikola Tesla to the dedication. He was alive and kicking. One of the university's rules is no recognition of living people in rooms. Guess who, even though he passed away a couple decades before, grew up in Scotland and spent his life, most of it here, steel industry, is not pictured anywhere in the Scottish room. Steel industry? Pittsburgh? Carnegie, of course. Nothing of Carnegie people will often notice. Would you expect Carnegie to be commemorated in a trade union hall in Pittsburgh? No. You can't actually see the screen. Well, that's the bud for spring. It's like spring, yeah. Yeah. चार Summer, ऋतुओं को sunflowers, रिप्रेजेंट करते summer, हैं। grapes, harvest, and autumn. And one of the things I love about these rooms is their opportunity to educate students. You know, usually K through 12 I'm talking about. But yeah. 19वीं सदी के नेपोलियन साम्राज्य के वास्तुशिल्प की झलक दिखाता है ये कमरा। French room. This is the French room, patterned after Le Quai Saint-Chapelle in Paris, France. So, and together with the formal landscaping like we find at the park, your gardens and French chateau, they said, please, can we have a room on the Yeah, side we of the need a building? view. Well, the view is authentic. Yeah. That's the key. चीनी कमरा उनकी संस्कृति के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है, उनकी शाही शक्ति और कन्फ्यूशियस। और ये 18वीं सदी की चीनी वास्तुकला शैली को दिखाता है, जब वहाँ चिंग डायनेस्टी अपने चरम पर थी। Help fund this. छत के पैनलों पे ड्रैगन बने हैं और ज्ञान But if के you know मूर्ति, anything about और ये सब उनकी शाही सत्ता, सद्भाव और समृद्धि के प्रतीक हैं। पूरा काम नक्काशीदार लकड़ी से हुआ है और इसकी पश्चिमी दीवार पर कन्फ्यूशियस का चित्र है। बीच में देखिए जो मेज गोलाकार है और ये दर्शाती है कि जो कन्फ्यूशियस के शिक्षक और छात्र थे उनके बीच समानता का सिद्धांत था। और एक मज़े की बात यह है कि 1929 में जब चीनी छात्रों के समूह ने इस कमरे के लिए धन जुटाना शुरू किया तो चीनी सरकार ने $5,000 देने की घोषणा की, जो बहुत बड़ी रकम थी उस समय। और योजना ये बनी कि जो नक्काशीदार लकड़ी है उसके ऊपर सोने के पत्थर चढ़ाए जाएं। हुआ ये कि 1930 में आ गई ग्रेट डिप्रेशन, विश्व की बहुत बड़ी जो मंदी थी, तो सारा प्रोग्राम ढक्कन हो गया और सोना नहीं चढ़ पाया। लेकिन फिर भी ये काफ़ी सुंदर कमरा बना है और ये चीन की महान सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प की विरासत की भव्यता को दिखाता है। Pretty much whatever for the most of the millennia, if you wanted to be educated, your family, you would find a scholar and you would sign on to, and the scholar would gather a group of students, not usually around a round table, but in the evening often. You yourself would read the classics of medicine, literature, philosophy, political science, history, and so forth. And instead of lecturing at you about what you read, the scholar would guide a discussion, sometimes called guided discovery in ethical educational methodology. And the idea was to get you to see the deeper meanings in the text for yourself. And the goal, in many cases, was to get a job in government service.
because in spite of the rigid social hierarchy that Confucius's ideas set up, government service usually functioned as a meritocracy. So if you could get in, they didn't know much tolerance for mediocrity or let alone mistakes. But if you did well, you could rise in government service, and wealth and social position for you and your family would tend to rise on with it. ये ऑस्ट्रियन रूम है, खूबसूरती देखिए. Yes. And chandeliers copied after an original in a summer palace outside here. This is the Baroque period. And at that time, even kings and queens didn't have air conditioning. So they had palaces out in the countryside where it was at least a little bit cooler. And it isn't just natural. Now, if you want to ये do जो it, ना we have ऑस्ट्रियन रूम organized है European और history देखने for में about लगता है कोई 600 बड़ा सा years डाइनिंग हॉल after है. World War I. Just remember this quote from ऊपर the Austrian emperor. पेंटिंग्स It's in Latin, but I'll translate. Let और ये others इनकी fight or wage war. हीटिंग डक्ट्स हैं, You, कितने lucky, प्राकृतिक रूप से fortunate, and सुंदर. happy Austria, marry. And towns in St. Augustine, Florida. The Habsburg family had married in to the Spanish royal family. They were creating an empire, which for a generation or more, include all of Austria's possessions in Central Europe, Spain's possessions in the New World, and the Philippines. Yeah. And I'm sure you know the most famous young lady to come out of this dynamic of history. The time we're talking about, she grew up eating at the original dining table until she was 15, when she got married off to the wrong king, in the wrong country, at the wrong time. Yeah, I'm talking about France, I'm talking about Louis XVI, and I'm talking about Marie Antoinette. Now, one of the things I mentioned about with the open house is about the scholarships. I am a really big fan of that. I didn't come here as an undergraduate, I went to Clarion. But I was able to go with one of my advisors to a summer study program in Salzburg. And so every time I come back here, it's like revisiting that time when we toured Vienna on the weekend, especially the Hofburg. And coming in, yes. And I'm told they still have, like they did back when I was there, the actual upholstery is navy blue rather than maroon. But I remember every time coming into a room, I just remember we came into a room and they're touring us through, and they point out Maria Theresa's coronation portrait on that wall with her 17 children. ये कमरा कुछ अपेक्षाकृत नया है, 2018 में डेडिकेट हुआ था और इसमें रखी हैं भारी लकड़ी की मेजें और कुर्सियां जिन पे नक्काशी की गई है फिलीपींस के कारीगरों द्वारा, और इसमें हैं कपास और खोल की खिड़कियां, ऐसी खिड़कियां जो प्रकाश को छानते हुए अंदर लाती हैं जिससे कमरे में गर्मी बचती है, जो यहाँ की जलवायु तो नहीं लेकिन जो फिलीपींस की जलवायु है उष्णकटिबंधीय उसके अनुसार बनी है, ताकि कमरे के अंदर ज़्यादा गर्मी भी ना आए लेकिन हवा का वेंटिलेशन होता रहे। और इसमें स्पेनिश औपनिवेशिक वास्तुकाल की जो कला है वो भी इसमें साथ में दिखती है। I usually start with Pirates of the Caribbean, which is only 1/4 of the story. Because you see, every year during this hundreds of years ago, there would be warehouses in Manila. And this is to represent Filipino villages and towns that evolved into cities like Manila and things. But once that got going, they would be storing up over a year's time all the goodies that Europeans wanted, like pearls and jade and gold and silks and spices and all this kind of stuff. And they would be stored in warehouses in Manila. And then once a year, when the time of year was right, a ship or a small flotilla of ships would sail across the South Pacific to Mexico and the Pacific coast, where they would bemoan the fact, back even in the 1600s, that there was no canal. Because everything had to be offloaded, the ships, in Mexico, over the mountains to the Caribbean side, where they could be loaded onto the ships that also had all the goodies the Spanish were
taking out of the Americas to be chased through the Caribbean by pirates. But that's only half the story. You know what was powering the ships? Wind, yes. And the winds go different directions different times of the year, especially in the tropics. So what was happening the rest of the year was luxury trade goods like beautiful Venetian mirrors were making their way back to the homes of wealthy people in the New World and some all the way on to the Philippines, gracing the homes of well-to-do Filipinos. You can see the combination of traditional fabrics and Western style clothing, well-to-do Filipinos and so forth. And that's the whole theme that puts this together. The saying यूक्रेनियन रूम देखिए that when a guest enters the house, God enters the home. So the custom developed beautifully decorating doorways to welcome guests. Now this is to represent maybe 500 to 300 years ago. And from that time and before, actually Ukraine and Kyiv were the dominant cultural, political center. जैसा कि of the जॉन साहब networks. हमारे टूर गाइड ने बताया कि ये कमरा कीव के सोफिया कैथीड्रल से प्रेरित है और कमरे की दीवारों पर कई संतों और धार्मिक दृश्यों के सुंदर और पारंपरिक चित्र बने हुए हैं। ये पेंटिंग्स यूक्रेनी कला में धार्मिक श्रद्धा के महत्व को उजागर करती हैं। ये नॉर्वेजियन रूम वास्तव में एक किसान का घर यानी कि स्ट्यू को दर्शाता है और इसमें दिखता है वहाँ का ग्रामीण नॉर्वे का इतिहास और संस्कृति। देवदार की लकड़ी से बनी दीवारों और छतों के कमरे की विशेषता है एक छिपा हुआ दीवार बिस्तर। वास्तव में यहाँ पर तो ब्लैक बोल्ड को डिजाइन वाले दरवाजों के पीछे चतुराई से छिपा दिया गया है। ऐसा नॉर्वेजियन घरों में होता था। याद करिए आजकल अगर आप आइकिया में जाएं तो आपको दीवार में छुपने वाले बेड मिलते हैं। इसकी प्रेरणा वहीं से आई है। इतने ठंडे इलाकों में गर्मी पहुंचाने के लिए फायरप्लेस या चिमनी को कमरे के बीचों बीच बनाया जाता था। खाना भी पकता था और कमरा गर्म रहता था और परिवार के बड़े सदस्य छोटों को कहानियां सुनाते थे। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे शिक्षक छात्रों को कहानी सुनाते और कमरे के नीचे होते थे अस्तबल जहाँ जो जानवर रहते थे उनकी गर्मी ऊपर आती थी, साथ ही साथ आ जाती थी उनकी बदबू भी।
पैट्रिक कैथीड्रल से आपको टॉप का व्यू दिखा रहे हैं। कैथीड्रल लगने की 36वीं मंजिल से व्यू देखिए, खूबसूरत। सामने हाईवे आ रहा है। सतही तौर पे अगर कोई भी घूमेगा तो यहाँ के 31 कमरे संग्रहालय की तरह देख के चला जाएगा, या फिर गौथिक शैली की बनी इस इमारत को हैरी पॉटर का जादुई स्कूल समझ के चला जाएगा। लेकिन विधिवत टूर लेने पे 3 बातें स्थापित होती हैं। पहला, इन कमरों से जुड़े जो देश हैं, जो समाज है, उनकी संस्कृति है, उसे करीब से जानने का मौका मिलता है। और पिट्सबर्ग के आसपास रहने वाले इन देशों से जुड़े समाजों ने इन कमरों को बनाने में कितना योगदान दिया, उसको नमस्कार है। और तीसरी बात कि इन कमरों में पढ़ने वाले छात्रों को इन संस्कृतियों को जानने की कितनी ललक होती है। छात्रों को छोड़िए, खुद यहाँ पे क्लास लेने का मन करने लगता है। कहिए आपको कैसा लगा?